हेलो एंड वेलकम। मैं अमित मिश्रा एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आप सभी के सामने आया हूँ। अगर पूरे विश्व की बात करें ना, तो इसमें बहुत सारी उथल पुथल वाली चीजें हमें देखने को मिल रही है। अब आप पूछेंगे कि कैसे। तो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, अभी चल ही रहा है। उसके बाद ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उससे पहले गाजा इसराइल में कॉन्फ्लिक्ट था। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूएस ने भी ईरान पे बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। तो भाई जो वर्ल्ड है ना, वो एक ट्यूमल्टस टाइम से गुजर रहा है। तो क्यों ना इस बीच हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाने जो वेस्टर्न हेजीमनी को, जो अमेरिका वगैरह है, जो सुपर पावर है, इसको चैलेंज करने की कोशिश करती है। और हम देखने की कोशिश करेंगे कि यूएस को चैलेंज, वेस्टर्न हेजीमनी के चैलेंज के रेस में ये कहां तक सक्सेसफुल हुई है। जी हाँ, मैं आपसे ब्रिक्स के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। और ब्रिक्स इतनी आसान ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसे सीधे तौर पे समझा जा सके। ब्रिक्स को समझने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें समझनी बहुत आवश्यक है। अगर देखो, मान लो मैं एक धरती बनाऊं, धरती गोल है, और इस गोल धरती पर एक बीच से काल्पनिक रेखा अगर खींचता हूं, तो उस काल्पनिक रेखा को आप विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। इस इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से को ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, और इस इक्वेटर के नीचे वाले हिस्से को ग्लोबल साउथ कहते हैं। अगर आप ग्लोबल नॉर्थ के और ग्लोबल साउथ के इतिहास को देखोगे, तो आप पाओगे कि जो ग्लोबल नॉर्थ है, यानी कि इक्वेटर से ऊपर वाला जो हिस्सा है, वो इक्वेटर से नीचे वाले हिस्से पे हमेशा हावी रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि ग्लोबल साउथ में लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, उसके बाद एशिया है। ठीक है, तो ये तीन कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि ग्लोबल साउथ में आते हैं। और इन तीनों में एक शेयर्ड शेयर्ड नहीं कह सकते, एक प्रॉब्लम रही है। एक ही प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही है। जैसे कि ये लोग कॉलोनियलिज्म के शिकार रहे हैं। साथ ही साथ इन्हें ऑनगोइंग ग्लोबल इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ रहा है। इट मीन्स कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज के द्वारा वे लोग कॉलोनी बनाई गई थी। जैसे कि ब्रिटेन ने हमारे इंडिया पे कई सालों तक राज किया, ठीक उसी प्रकार ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज ग्लोबल साउथ की कंट्रीज पे कई सालों तक राज की। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर प्रेजेंट टाइम में देखो, तो ग्लोबल नॉर्थ की जो कंट्रीज है ना, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। और इसी डेवलपमेंट की वजह से एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, वो है वेस्टर्न हेजीमनी। वेस्टर्न हेजीमनी कहने का मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो पावरफुल हैं, सिर्फ अपने एरिया में ही नहीं, पूरे के पूरे विश्व में। तो जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है ना, इस वेस्टर्न हेजीमनी को बदलना चाहती हैं। आखिर आप भी सोचो ना, ये वर्ल्ड किसका है? किसी का भी नहीं। अगर ऐसे देखें तो किसी का भी नहीं। अगर जीतने जाओ तो सबका है, जो जीत सकता है वो उसका है। तो उसी प्रकार ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, इस सिनेरियो को चेंज करना चाहती है, वो बदलना चाहती है। वो नहीं चाहती कि वेस्टर्न हेजीमोनी हो। और कैसे होगा, कैसे बदलाव आएगा? जब ग्लोबल साउथ की कंट्रीज आपस में एक साथ मिलकर काम करेंगी, आपस में एक साथ मिलकर ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज को चैलेंज करेंगी। उसके बाद इनमें एकता होना, सोलिडेरिटी का होना, सामंजस्य का होना बहुत ही आवश्यक है। अब मैं आता हूं थोड़े हिस्ट्री के बारे में, कि क्या ग्लोबल साउथ की कंट्रीज कभी ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज को चैलेंज देने की कोशिश की है, या फिर प्रेजेंट में ही हम इस विषय पर बात करना शुरू कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। प्रेजेंट से पहले भी कोई ऑर्गेनाइजेशन रहा है, कोई इंस्टीट्यूट रहा है जो इसे चैलेंज करने की कोशिश किया है। अगर मैं आपको बताऊं, तो आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कोल्ड वॉर जैसे फेज को जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूं कि जब अलाइड पावर में जो अमेरिका है, वो एक्सिस पावर के जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करता है ना, तब रशिया, आई मीन यूएसएसआर और यूएसए अमेरिका के बीच कुछ मतभेद हो जाते हैं। और इस मतभेद में क्या होता है कि एक बाइपोलर वर्ल्ड क्रिएट होता है। अब ये बाइपोलर वर्ल्ड क्या है? बाइपोलर वर्ल्ड कहने का मतलब कि पूरे विश्व में सिर्फ दो सुपर पावर्स होंगे। कौन कौन? एक तो अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर।
यानी कि रशिया। तो जब ये बाइपोलर वर्ल्ड बन गया, मान लो पूरे विश्व में सिर्फ दो ही सुपर पावर्स हैं, तो ये दो सुपर पावर्स क्या किए कि पहले अमेरिका के बारे में बताता हूं। 1949 में अमेरिका ने नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का आविष्कार किया। नेटो जब एग्जिस्टेंस में आया, नेटो जब एस्टैब्लिश हो गया, तो यह क्या दर्शाया, यह इस बात को दर्शाया कि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज या वैसी कंट्रीज जिसके पास पावर नहीं है, वो शक्ति पाने के लिए वो यूएस से जुड़ गई, अमेरिका से जुड़ गई। और प्रेजेंट में 32 कंट्रीज हैं नेटो के पास, तो 32 देश अमेरिका से जुड़ गए। उधर देखे तो 1955 में लगभग 6 साल बाद, नेटो के एस्टैब्लिशमेंट के 6 साल बाद वॉर्सो पैक्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है। वॉर्सो पैक्ट का एस्टैब्लिशमेंट कौन करता है? सोवियत यूनियन, ऑफ कोर्स यूएसएसआर। तो जब वॉर्सो पैक्ट इधर एस्टैब्लिश हो जाता है 1955 में, तो क्या होता है ना कि बहुत सारी कंट्रीज जो यूएसएसआर को फेवर कर रही थी, वो जाके उससे जुड़ गई। मींस कि एक तरफ कंट्रीज यूएसएसआर से जुड़ते जा रही हैं, दूसरी तरफ जो कंट्रीज हैं वो नेटो से जुड़ते जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बीच ग्लोबल साउथ में भी एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आता है, एक कॉन्फ्रेंस हमारे सामने आता है, जो दोनों में से किसी भी ग्रुपिंग को ज्वाइन नहीं करता है। वो है बांडंग कॉन्फ्रेंस। बांडंग कॉन्फ्रेंस 1955 में होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम नाम के नाम से जानते हैं। तो 6-7 साल बाद बांडंग कॉन्फ्रेंस के नाम हमारे सामने आता है। नाम का कहना था कि ना हम नेटो को ज्वाइन करेंगे, ना ही हम वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम अपने तौर तरीके से काम करेंगे। और इसने एक NIEO मीन्स नॉर्थ, आई एम सो सॉरी मैं भूल रहा हूं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO का फुल फॉर्म है। मीन्स की एक अलग तरीके का इकोनॉमिक ऑर्डर पूरे वर्ल्ड में दर्शाया, दिखाया और कहा कि हमें नेटो और वॉर्सो पैक्ट दोनों में से किसी को ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, इसमें कोई एक कंट्री उभर कर सामने नहीं आई। अगर ग्लोबल नॉर्थ के बारे में बात करें तो अमेरिका अभी तक डोमिनेंट कंट्री है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके बाद अगर हम देखें कि ऐसा क्या रीजन रहा है कि ग्लोबल साउथ में कोई लीडर के रूप में कोई देश सामने नहीं आया, तो इसका रीजन मुझे भी नहीं पता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है ना कि अब ग्लोबल साउथ में से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी कंट्रीज का समूह है जो लीडर बन के सामने आ रहा है, और उसका नाम है ब्रिक्स। अब हम शुरू करेंगे अपनी चर्चा ब्रिक्स के बारे में। क्यों ब्रिक्स के बारे में चर्चा हो रही है? क्योंकि 7-8 जुलाई को ब्रिक्स की एक समिट हुई थी। इस समिट में, इस मीटिंग में ब्रिक्स के सारे लीडर्स आपस में मिले और तमाम तरीके की इश्यूज पर डिस्कशन किए। क्या क्या डिस्कशन हुआ वो बाद में जानेंगे, सबसे पहले थोड़ा ब्रिक्स के बारे में अच्छे से जान लेते। तो आई एम सो सॉरी, जो आई एम रियली वेरी सॉरी। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं जो ब्रिक्स को मिलकर बनाते हैं। ये ब्रिक्स जो है वो 2001 में एक इकोनॉमिक संगठन के रूप में आई थी, आर्थिक संगठन के रूप में। मींस कि इसका मकसद सिर्फ था व्यापार करना, एक दूसरे के साथ व्यापार करना, जैसे चाइना इंडिया के साथ करेगा, रशिया इंडिया चाइना के साथ करेगा। मींस आपस में मेंबर्स जो होंगे वो ट्रेड करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। और अभी प्रेजेंट स्टेटस अगर ब्रिक्स की बात बताए तो 35% ग्लोबल इकोनॉमी है। मींस पूरे विश्व की जो 35% इकोनॉमी है वो ब्रिक्स में है। कैसे भाई? चाइना आपके सामने है, इंडिया आपके सामने है, रशिया आपके सामने है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका आपके सामने है। तो इसमें अचंभित होने की कोई बात नहीं है कि इनके पास 35% किस प्रकार से ग्लोबल इकोनॉमी है। और यहीं तक नहीं, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मींस पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है जो कि 8 बिलियन है, उस 8 बिलियन में लगभग 4 बिलियन पॉपुलेशन इस ब्रिक्स में है। चाइना कितना बड़ा देश, कितना पॉपुलस कंट्री, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री, इंडिया हमारा नंबर 1 पे। तो लगभग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यहीं पे हो जा रहे हैं, ब्रिक्स में ही हो जा रहे हैं।
अब इस पॉपुलेशन से क्या संबंध है, ब्रिक्स का पॉपुलेशन से, जनसंख्या से क्या संबंध हो सकता है? तो संबंध है सर। अब पॉपुलेशन बढ़ा है तो मार्केट बढ़ा है, मार्केट बढ़ा है तो व्यापार बड़ा होगा, और व्यापार बड़ा होगा तो प्रॉफिट बड़ा होगा, और जो प्रॉफिट बड़ा होगा तो सारे कंट्री डेवलप होंगे। तो यह है पॉपुलेशन का रोल। और एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो G7 कंट्रीज है ना, अगर 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो उस G7 कंट्रीज की जो टोटल इकोनॉमी है वो सिर्फ 30% है, जबकि ब्रिक्स की टोटल इकोनॉमी को देखें तो 35% है। उसके बाद आगे मैं आपको बताऊं तो ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्या उद्देश्य हैं प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। प्रेजेंट टाइम में इसका यही उद्देश्य है कि जो आपस में मेंबर्स है वो एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से कामकाज करे, अच्छे से अपने डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करे, और साथ ही साथ जो वेस्टर्न हेजीमोनी है उसको चैलेंज करे। और वेस्टर्न हेजीमोनी को चैलेंज करने का क्या मतलब है? चैलेंज करने का यही मतलब है कि जो यूएस डॉलर है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, तो इनका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढे। तो इनका ऑल्टरनेटिव कैसे ढूंढा गया? अगर देखें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का ऑल्टरनेटिव, तो एनडीबी जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। उसके बाद है सीआरए का फुल फॉर्म अभी थोड़ा भूल रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। तो सीआरए और एनडीबी ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के ऑल्टरनेटिव के रूप में हमारे सामने आए हैं। इसका मतलब यह है कि जो कंट्रीज जिन्हें लोन की आवश्यकता होती है वो सीधा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ चले जाते हैं, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक और सीआरए से अपना लोन ले सकते हैं और लोन लेकर अपने डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, बाद में वो चुकाते रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है ना कि इसका जो उद्देश्य है वो सीधे तौर पर दर्शा रहा है कि जो वेस्टर्न हेजीमोनी है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, उसे अब चैलेंज किया जा रहा है। और चैलेंज कौन कर रहा है? ब्रिक्स कर रही है। उसके बाद अब कुछ प्रायोरिटीज और कुछ रियलिटीज को मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ब्राजील के बारे में देखिए। ब्राजील अभी मैंने एक आपके सामने वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें मैंने ब्राजीलियन के साथ कॉन्वर्सेशन किया था। तो वो जो दोनों ब्राजीलियंस थे ना, वो एनवायरनमेंट को लेकर मेरे से बहुत सवाल जवाब किए। उन्हें इंडिया में थोड़ी गंदगी दिखी, तो उस गंदगी का क्या निवारण हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसके संबंध में मुझसे क्वेश्चंस किए और जो मुझे ठीक लगा मैंने जवाब दिया। तो तब मैं समझ नहीं पाया कि आखिर वे लोग एनवायरनमेंट को लेकर इतना क्यों उत्सुक हैं। दूसरी बात, एक इको सर्फ नाम का उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वे लोग चलाते हैं। और इको सर्फ क्या करती है ना कि जितना क्लीनलीनेस का काम होता है, बीचेस को क्लीन करती है, एनवायरनमेंट को क्लीन करती है। तो वे लोग खुद का बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशन और लोगों को जोड़कर वे लोग एनवायरनमेंट को क्लीन करना चाहते हैं और करते भी है। तो वहीं से यहाँ पे भी मैं लिंक बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ब्राजील है, ओवरऑल जो ब्राजील है वो एनवायरनमेंट को लेकर बहुत चिंतित है और एनवायरनमेंट को सही करने के लिए ना वो बहुत सारे स्टेप्स उठाई है। और इन्हीं स्टेप्स को देखते हुए उसे अमेजन फॉरेस्ट का गार्डियन भी कहा जाता है। किसको? ब्राजील को। ब्राजील इज द गार्डियन ऑफ अमेजन फॉरेस्ट just because of the steps that it has taken for the sake of cleanliness, providing cleanliness in relation to environment. Now, इंडिया के बारे में देखिए। इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी और सर्विसेज पर काफी जोर दे रही है, बहुत ज्यादा जोर दे रही है, और ये एक आईटी पावर हाउस के रूप में हमारे सामने उभर रही है। उसके बाद अगर चाइना के बारे में बात करें तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, वो साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम है कि ऐसी बहुत सारी रिसिपिएंट कंट्रीज हैं, रिसिपिएंट मेंबर्स हैं, जिन्हें डेट ट्रैप, चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है उससे जूझना पड़ रहा है। उसके बाद अगर रशिया के बारे में बात करें तो बहुत ही रिमार्केबल लाइन में आपको बताने जा रहा हूं कि रशिया की अगर लोकेशन को देखो ना, तो पूरे के पूरे अर्थ पर एक ग्लोबल नॉर्थ में इसका हिस्सा आता है। मीन्स ये ग्लोबल साउथ की कंट्री नहीं है, फिर भी ये वेस्टर्न हेजीमोनी को चैलेंज करने के लिए ब्रिक्स का हिस्सा बनी। तो इससे सीधे तौर पर जाहिर हो रहा है कि किस प्रकार ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं, ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं, वो वेस्टर्न हेजीमोनी को, वेस्टर्न डोमिनेंस को वो चैलेंज करना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ ट्रेड से रिलेटेड इंट्रा गवर्नमेंटल ट्रेड के बारे में मैं बात करूं तो पिछले 20 सालों में यूएस और ब्राजील
के बीच यूएस और ब्राजील में थोड़ा यहाँ पे भी आई थिंक रशिया और ब्राजील, चाइना ब्राजील है, क्या है, मतलब ब्राजील का जो ट्रेड है ना वो 50 गुना बढ़ गया है किसी ब्रिक्स के एक मेंबर के साथ। उसके बाद इंडिया का चाइना के साथ इसी 20 साल के दौरान में 20 गुना ज्यादा व्यापार बढ़ गया है। मीन्स इंडिया चाइना के बीच कितने भी मतभेद हो, मतभेद के अलावा अगर ट्रेड वाले सेक्टर के बात करो तो यहाँ पे ये दोनों 20 गुना ज्यादा, पहले से 20 गुना ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद अब कुछ कंसर्न्स की कुछ चिंताओं को देख लेते, कुछ चैलेंजेस को देख लेते। अब आप ही बताओ, मान लो आप मुझे मारने आओगे या आप मुझे मारने का प्लान बना रहे, तो मैं तो सीधे तौर पर आपको अनुमति तो दूंगा नहीं कि आओ आप मुझे मारो। मेरे खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र कर रहे हो, कोई साजिश कर रहे हो, तो मैं चुप तो बैठ कर देखूंगा नहीं, मैं भी कुछ ना कुछ स्टेप्स लूंगा। तो उसी प्रकार जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है, वो एक्टिवली ऑब्जर्व कर रही है कि ब्रिक्स करना क्या चाह रही है, क्या मकसद है, किस प्रकार से हमें चैलेंज कर रही है। और इसी चैलेंजेस को देखते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो बोले हैं कि कोई भी देश, पर्टिकुलरली ब्रिक्स का कोई भी देश अगर एंटी अमेरिका पॉलिसी अपनाता है ना तो उस पर हम 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। मीन्स जो प्रेजेंट टैरिफ लगाया गया है ट्रंप के द्वारा वो काफी नहीं है। अगर एंटी अमेरिका पॉलिसी अपनाए बाबू तो ट्रंप साहब आएंगे बीच में और 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं ना तो कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट कहने का मतलब ब्रिक्स के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, ब्रिक्स के कुछ ऐसे देश हैं जो अकेले वो चाहते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ की कंट्री या किसी वेस्टर्न कंट्री से हाथ मिला ले और फायदे में रहें। और यह इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है ना वो कलेक्टिव इंटरेस्ट पे एक थ्रेट है। मीन्स कि ब्रिक्स एक समूह है और इस समूह को ना देखते हुए इंडिविजुअल कंट्रीज जो हैं वो अपना फायदा देख रही हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो G20, जो G20 ग्रुपिंग है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है ब्रिक्स के लिए। जिस प्रकार ब्रिक्स यूएस हेजिमनी के लिए एक चैलेंज है उसी प्रकार G20 ग्रुपिंग भी ब्रिक्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो इंडिया चाइना के बीच कुछ बॉर्डर इश्यूज हैं। अब इंडिया चाइना के बीच ये बॉर्डर इश्यूज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट ब्रिक्स में हुए किसी समिट, किसी अग्रीमेंट पे भी असर पड़ेगा। जैसे मान लो हम और आप एक ही गांव के हैं, ठीक है, और हमें अपने गांव को विकसित करना है और आपका मेरे साथ झगड़ा है, आपका मेरे साथ झगड़ा है तो जाहिर सी बात है ना कि हम दोनों अपने ही झगड़े में उलझ जाएंगे, अपने गांव के विकास के बारे में तो सोच ही नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर स्टैंड ऑफ है, बॉर्डर इश्यू है, वो कहीं ना कहीं ब्रिक्स के भी वर्किंग पे खतरा बन के सामने आ जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंडिया और यूएस के बीच, इंडिया और अमेरिका के बीच अभी रिसेंट टाइम में एक ग्रोइंग क्लोजनेस दिखने को मिल रही है। मीन्स दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कामकाज कर रही हैं। उसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है जो इंडो पैसिफिक रीजन में काम करना चाह रहा है, इसमें भी इंडिया मेंबर है। इसमें